नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह-आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। अजंता, बाघ और सिगिरिया आदि गुफाओं के चित्रों का अध्ययन करने के पश्चात आइए अब हम रुख करते हैं मध्यकाल की ओर। मध्यकालीन चित्रकला का अध्ययन करने से पूर्व आइए ये जान लें कि उस समय कौन कौन से राजवंश थे और हिंदुस्तान के ये राजवंश कला के संवर्धन में किस तरह से सहायक रहे। इस समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए जो चित्रकला या कला से संबंधित थे और किस तरह से उनसे कौन कौन से राजवंश थे और हिंदुस्तान के ये राजवंश कला के संवर्धन में किस तरह से सहायक रहे। इस समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए जो चित्रकला या कला से संबंधित थे और किस तरह से उनसे कला की उन्नति के प्रमाण मिलते हैं। यह कक्षा आपको मध्य युग में भारतीय राजनीतिक ढांचे के स्वरूप अर्थात उस समय के राजवंशों तथा किस तरह कला जनमानस में बैठ गई थी इस बारे में जानकारी देगी। मध्ययुगीन राजवंशों का आरंभ हम हर्षवर्धन से गढ़वाल तक के वंश तक को करते हैं। गुप्त वंश के अंतिम राजा भानुगुप्त के बाद थानेश्वर पर हर्षवर्धन की प्रतिष्ठा हुई। पुष्यभूति उसका पहला शासक था। उसकी परंपरा में क्रमशः नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन और उसके बाद हर्षवर्धन नियुक्त हुए। अशोक के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और तदंतर हर्षवर्धन को ही दिग्विजयी सम्राट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका शासनकाल यानी कि हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर के 648 ईस्वी तक का था। वह स्वयं लेखक था। उसके युग की आंखें देखी चित्रकला समृद्धि का वर्णन उसके दरबारी लेखक गद्यकार बाणभट्ट की रचनाओं में देखने को मिलता है। हर्ष के बाद कन्नौज पर यशोवर्धन का शासन हुआ। यशोवर्धन के बाद कन्नौज की गद्दी पर आयुध वंश के वज्रयुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध नामक राजाओं का स्वामित्व रहा, जिनका शासनकाल 770 से 794 ईस्वी के मध्य था। तदुपरांत 8वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में कन्नौज पर प्रतिहार वंश ने राज्य किया। उसका पहला राजा नागभट्ट था। इस वंश के अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी उनका समय है के बाद कन्नौज की राजगद्दी के लिए बड़ा संघर्ष हुआ और अंत में 1080 के लगभग वहाँ गढ़वालों का आधिपत्य स्थापित हो गया और जयचंद भी इसी वंश का था। ये था हर्ष वंश से गढ़वाल वंश तक के राजाओं का परिचय। अब हम चलते हैं पूर्वी सीमा के राजवंशों की ओर। हिंदुस्तान के पूर्वी सीमा के राजवंशों के बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पूर्वी सीमा के राजकुलों में नेपाल का ठाकुरी वंश, बंगाल का पाल वंश व सेन वंश, कामरूप का राजवंश, उड़ीसा या कलिंग के केशरी तथा गंग प्रमुख थे। इनका समय 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच था। पश्चिमोत्तर सीमा के राज्यों की तरफ अब हम बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा के राज्यों में सिंध, काबुल और कश्मीर का नाम मुख्य है। सिंध पर 6ठी शताब्दी तक राजवंश के राजाओं का स्वामित्व रहा। उसके बाद वहाँ अरबों 600
636 ईस्वी की मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ 636 ईस्वी में अरबों का आधिपत्य हो गया। कहाँ? पश्चिमोत्तर सीमा के राज्यों में। कुषाण राज्य के ध्वस्त हो जाने के बाद काबुल और पंजाब में जो उसके अवशेष जीवित थे उन्हीं पर एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था शाहीय वंश। अब कश्मीर की ओर चलते हैं। कश्मीर में 7वीं शताब्दी के लगभग करकोटक राजवंश की प्रतिष्ठा हुई। ललितादित्य, मुक्तापीठ और विनयादित्य जयापीठ इसी वंश के यशस्वी राजा थे। जयापीठ के बाद कश्मीर पर उत्पल राजवंश का अधिकार हुआ। अवंतीवर्मन उसका पहला शासक था। 10वीं शताब्दी तक वहाँ इसी का शासन बना रहा। अब आता है राजपूत काल। इस काल के अंतर्गत त्रिपुरा के कलचुरी, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार, गुजरात के चालुक्य और दक्षिण में कांची तथा धरणीकोटा के पल्लव आते हैं। एक बड़ा क्षेत्र है जो राजपूत शासकों से शासित रहा। इनमें परमार वंश और पल्लव वंश का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिद्धराज जयसिंह जैसे विद्वत प्रेमी और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धारक कुमार लात, जिसकी मृत्यु 1031 ईस्वी जैसे विख्यात राजाओं ने परमार वंश की प्रतिष्ठा को इतिहास में जमाया। पल्लव वंश के राजाओं के कार्य इससे भी बढ़कर हैं, यानी कि पल्लव वंश के जो राजा हैं उन्होंने जो कार्य किए वे बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। इस वंश का आरंभ लगभग 4वीं ईस्वी में बप्पदेव ने किया। 6ठी शताब्दी तक उसका कोई उल्लेखनीय इतिहास नहीं है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में पल्लव वंश की परंपरा में महेंद्र वर्मन का प्रवेश हुआ और उसके व्यक्तित्व में एक साथ कई विशेषताएं थी। उसको मत्तविलास नामक एक प्रहसन का रचयिता भी बताया जाता है। दक्षिण भारत के विश्व प्रसिद्ध विशाल कलापूर्ण मंदिर इसी राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुए। जिन मध्ययुगीन राजवंशों का हमने 600 से 1300 ईस्वी के भीतर उल्लेख किया है, उनके समय भारत में चित्रकला अपनी वैभवावस्था में थी। अब आप समझ गए होंगे कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मध्ययुगीन राजवंशों का जिक्र कर रहे हैं और उनके समय में चित्रकला की हिंदुस्तान में क्या व्यवस्था थी, क्या अवस्था थी, उसकी चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन का अधिकतर जीवन कला और साहित्य की सेवा में बीता। वह स्वयमेव अच्छा ग्रंथकार भी था। उसकी रत्नावली नाटिका की नायिका रत्नावली ने अपने प्रेमी वत्सराज का और उसकी सखी सुसंगतिका ने रत्नावली का भावपूर्ण चित्र तैयार किया था, जिसको देखकर वत्सराज आश्चर्यचकित रह गया था। इसी प्रकार उसने नागानंद नाटक में जीमूतवाहन द्वारा बनाए गए मलयवती के चित्र की विदूषक ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। बाण के हर्षचरित्र में चित्रकला का जो उल्लेख मिलता है वह हर्षकालीन परिस्थितियों का ही रूपांतर है। उनकी कादंबरी में अनेक प्रकार के वर्णों, वर्णचित्रों, मानचित्रों और रेखा चित्रों का उल्लेख यह बताता है कि उस समय चित्रकार अनेक
वर्णों के संयोग से चित्रों में आकर्षण भरने में बड़ी निपुणता प्राप्त कर चुका था, बल्कि तब तक चित्रों की अनेक श्रेणियां भी प्रकाश में आ चुकी थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने हर्षवर्धन के समकालीन शंखधर नामक एक राजस्थानी चित्रकार का उल्लेख किया है और उसको राजपूत शैली का प्रथम चित्रकार कहा है। नाटककार भवभूति कन्नौज के राजा अवंती वर्मा के सम्मानित राजकवि एवं राजगुरु थे। उनके मालती माधव और उत्तर रामचरित नामक नाटकों में चित्रकला का उल्लेख हुआ है। उस समय भारत में ऐसे कुशल चित्रकार थे जो चुनी हुई कथा के आधार पर चित्रावली तैयार कर देते थे। सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री आचार्य दंडी दक्षिणात्य राजा महेश्वर वर्मा के राज्यकाल में हुए थे। उनके समय में दक्षिण के राज परिवारों में यह नियम था कि अन्य विषयों के साथ राजकुमारों को चित्रकला की शिक्षा भी दी जाती थी। दशकुमार चरित्र का उपहार वर्मा इसका उदाहरण है। तिब्बती अनुवाद के रूप में उपलब्ध चित्रलक्षण नामक शास्त्रीय ग्रंथ इस युग की महत्वपूर्ण देन है। उसका निर्माता राजा नग्नजित को बताया जाता है, किंतु आज जिस रूप में वह ग्रंथ उपलब्ध है वह 607 से 700 ईस्वी के बीच का माना गया है। इस लक्षण ग्रंथ में चित्र विद्या की उत्पत्ति के साथ साथ चित्रकला के संविधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूक्त पर इस ग्रंथ यानी कि चित्र लक्षण का चित्र विधान का स्पष्ट प्रभाव है। नाटककार विशाख दत्त पल्लव नरेश दंतीवर्मा के समय हुआ। लगभग 8वीं शताब्दी का जिक्र कर रहे हैं। उसके मुद्रा राक्षस में वमपटों का निर्माण और उनके द्वारा घूम घूम कर गुप्त रहस्यों का पता लगाने का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण को भी इसी शताब्दी की रचना माना जाता है। उसके नगरखंड में लिखा है कि राजा अनर्तराज ने अपने चित्रकारों को यह आदेश देकर देश के चारों ओर भेजा कि राजकुमारी रत्नावली के लिए वे सुंदर तथा सुयोग्य राजकुमारों का चित्र बना करके लाएं। कश्मीर के प्रसिद्ध राजा जयापीड़ के राजकवि दामोदर गुप्त के कुट्टनीमत में चित्रकला की श्रेष्ठता को लक्ष्य में रखकर कहा गया है कि वेश्याएं मनोरंजन के लिए चित्रांकन नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार इन ग्रंथों से इन राजाओं के शासनकाल में चित्रकला के संदर्भ में और संस्कृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध होते हैं। प्रतिहार राजा तो आगे बढ़ते हैं प्रतिहार राजाओं की तरफ, और प्रतिहार राजा निर्भय राज 19वीं शताब्दी के गुरु राजशेखर की विद्वशाल भंजिका के में घर की भीतों पर चित्रावलियां आंकने का उल्लेख किया गया है। इतिहास प्रसिद्ध जैन चित्रशैली के उदय का समय भी यही था। 10वीं शताब्दी ईसा की चित्रांकन प्रगति को धनपाल की तिलक मंजरी नामक गद्य कृति प्रस्तुत करती है। इसमें चित्रकारों की अनेक श्रेणियां और चित्रपट तथा प्रतिबिंब चित्रों के संबंध में रोचक चर्चाएं देखने को मिलती हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण 10वीं शताब्दी ईस्वी का के कला विषयक विवेचन में चित्रकला की अपेक्षा निर्माण कार्य पर विशद प्रकाश डाला गया है। इस शब्दावली की महत्वपूर्ण देन पाल शैली है। पाल शैली की सचित्र पोथियाँ चित्रकला के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
इस प्रकार की पोथियाँ बंगाल, बिहार, तिब्बत में लिखी गईं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि धर्मपाल तथा देवपाल इन राजाओं के संरक्षण में अजंता के अनुकरण पर 10वीं शताब्दी ईस्वी में जिस स्वस्थ शैली का निर्माण हुआ था उसका प्रमुख चित्रकार धीमान था और उस शैली का विकास तिब्बत तक हुआ। अब 11वीं शताब्दी ईसा का गौड़ ग्रंथ महाराजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी तक का समरांगण सूत्रधार है। भोज को अनेक ग्रंथों का रचयिता और अनेक विषयों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। उनके इस कला विषयक लक्षण ग्रंथ में चित्रकला के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उसके लेप्यकर्म और रस दृष्टि लक्षण नामक अध्यायों में चित्रकला पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया है। इस ग्रंथ में चित्र विधान को देखकर सहज ही परमारवंशीय राजाओं की कलाप्रियता का पता चलता है। धनपाल की तिलक मंजरी में कर्नाटक की राजकुमारी द्वारा निर्मित अल्हिलवाड़ के कामदेव और त्रैलोक्य मल्ल आदि राजकुमारों के चित्रों का उल्लेख हुआ है। गद्यकार सोमदेव कश्मीर के राजा अनंत के आश्रित विद्वान थे, जिनका समय कोई रहा होगा 1029 से लेकर 1064 ईस्वी का। वहीं उन्होंने अपनी विख्यात कृति वृहत कथा मंजरी का निर्माण किया। इस ग्रंथ की अनेक कथाओं में चित्रकला की अनेक तरह के से चर्चा देखने को मिलती है। इन चर्चाओं को देखकर यह ज्ञात होता है कि राज परिवारों से लेकर सामान्य जनजीवन तक चित्रकला का इतना प्रचलन था कि चित्र बनाकर विवाह तय किए जाते थे। चित्रों को देखकर विरह की उत्पत्तता को शांत किया जाता था। साधारण लोगों की बात ही क्या है, उसमें परिव्राजिका कात्यायनी द्वारा अंकित मंदारवती के चित्र का उल्लेख भी किया गया है। राजा विक्रमादित्य के दरबारी चित्रकार के संबंध में कहा गया है कि उनको सामंतों के समान स्थान प्राप्त था। राजा नरवाहन दत्त इतना चित्तपटु था कि बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके वह बड़े बड़े चित्राचार्यों को पराजित करता था। राजा पृथ्वीरूप के दरबार में कुमारदत्त और विदर्भ देश के राजा के यहाँ रोलदेव नामक 2 श्रेष्ठ चित्रकारों का भी उसमें उल्लेख है। कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य के दूसरे पुत्र सोमेश्वर भूपति ने 1131 ईस्वी में अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ का निर्माण किया था, जो मानसोल्लास के नाम से विख्यात है। यद्यपि इस ग्रंथ पर चित्रलक्षण तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रभाव है, तथापि उसकी विशेषता यह है कि कला का कोई भी ऐसा विभाग बाकी नहीं बचा जिसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख इस ग्रंथ में न हुआ हो। उसने स्वयं को चित्र विद्या का विरंची कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्ययुगीन इन राजाओं और उनके शासनकाल में रचे गए इन ग्रंथों द्वारा प्राप्त चित्रकला का ज्ञान अद्वितीय है और भारतीय गौरवमय संस्कृति का परिचायक है। मुझे विश्वास है कि आप इस अध्याय को हृदयंगम करेंगे, अध्ययन करते रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।